हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं द लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 15 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सेक्शन 15 talks about exclusion of time in certain other cases. Subclause 1, in computing the period of limitation of any suit or application for the execution of a decree, the institution or execution of which has been stayed by the injunction or order, the time of the continuance of the injunction or order, the day on which it was issued or made, and the day on which it was withdrawn shall be excluded. अब सेक्शन 15 सब क्लॉज 1 क्या कहता है? कोई सूट या एप्लीकेशन या उसका एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, सूट अप्लाई किया हुआ है ऑर्डर 21 के अंडर। अब सपोज ऑपोजिट पार्टी ने इंजंक्शन सूट फाइल किया हुआ है या इंजंक्शन के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है और कोर्ट ने उसको अप्रूव भी किया हुआ है, तो वो इंजंक्शन जिस दिन अप्रूव किया गया और जिस दिन को विड्रॉ किया गया, वो टाइम पीरियड के लिए आपका लिमिटेशन पीरियड स्टॉप हो जाएगा या उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। सपोज एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री के लिए आपके पास 30 दिन का समय है, बट ऑपोजिट पार्टी ने इंजंक्शन सूट फाइल किया हुआ है और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी किया हुआ है। इंजंक्शन चला 60 डेज के लिए फॉर एग्जांपल, तो वो 60 डेज एक्सक्लूड हो जाएगा और उसके बाद जैसे ही वो इंजंक्शन विड्रॉ हो जाता है ऑर्डर, उसके बाद आपका लिमिटेशन पीरियड वापस से स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 15 सब क्लॉज 2 कहता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट ऑफ विच नोटिस हैज बीन गिवन or for which the previous consent or sanction of the government or any other authority is required in accordance with the requirements of any law for the time being in force, the period of such notice or as the case may be, the time required for obtaining such consent or sanction shall be excluded. इसका मतलब क्या है? सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि अगर गवर्नमेंट से कोई अप्रूवल की जरूरत है, फॉर एग्जांपल पॉपर केस, पॉपर सूट जो हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था, इंडिजेंट पर्सन के लिए आपको कंसेंट की जरूरत है, अप्रूवल की जरूरत है, तो वो गवर्नमेंट के एडमिन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में जो टाइम कंज्यूम हो जाता है, वो लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं होगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। Explanation में, in excluding the time required for obtaining the consent or sanction of the government or any other authority, the date on which the application was made for obtaining the consent or sanction and the date of receipt of the order of the government or other authority shall both be counted. तो यहाँ पे जो अप्रूवल डेज के लिए फ्रॉम द गवर्नमेंट आपको लगता है वो कंसिडर नहीं होगा, बट हाँ एप्लीकेशन डेट से लेके जो डेट में अप्रूव हुआ है वो दो डेट आपका कंसिडर होगा वाइल कैलकुलेटिंग द लिमिटेशन पीरियड, बट बीच का जो डेट है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे पॉपर सूट के लिए पॉपर का स्टेटस चाहिए, तो एप्लीकेशन मैंने किया हुआ है इंडिजेंट पर्सन का, और जिस दिन वो इंडिजेंट पर्सन का अप्रूव मिल चुका है वो 2 दिन कंसिडर होगा, बट बीच का जो डेज है जहां पे मुझे अप्रूवल एप्लीकेशन दिया और अप्रूवल मिला, वो पूरा का पूरा डेज एक्सक्लूड हो जाएगा। Subclause 3, in computing the period of limitation for any suit or application for execution of a decree by any receiver or interim receiver appointed in proceeding for the adjudication of a person as an insolvent or by any liquidator or provisional liquidator appointed in proceedings for the winding up of a company, the period beginning with the date of institution of such proceeding and the ending with the expiry of 3 months from the date of appointment of such receiver or liquidator as the case may be shall be excluded. अब देखो यहाँ पे कंपनी की बात हो रही है और कंपनी में क्या बात हो रहा है, वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी की बात हो रही है। तो जब भी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी होता है वहां पे एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। तो लिक्विडेटर अपॉइंट करने का जो टाइम पीरियड है, जो गवर्नमेंट टाइम ले रहा है, कोर्ट टाइम ले रहा है वो लिक्विडेटर को अपॉइंट करने में, वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा वाइल कैलकुलेटिंग योर लिमिटेशन पीरियड। मैक्सिमम देखो यहाँ पे 3 मंथ्स का आ गया, मैक्सिमम 3 मंथ्स में कोर्ट को लिक्विडेटर को अपॉइंट कर ही लेना है, बट
जितना भी टाइम कोर्ट को लग रहा है लिक्विडेटर को अपॉइंट करने के लिए, वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा फ्रॉम द लिमिटेशन पीरियड. And section 15 subclause 4 talks about in computing the period of limitation for a suit for possession by a purchaser at a sale in execution of a decree, the time during which a proceeding to set aside the sale has been prosecuted shall be excluded. अब देखो यहाँ पे सेल की बात हो रही है. सेल में दो पार्टीज होते हैं, बायर एंड सेलर. अब यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग में उसका एग्जीक्यूशन होना बहुत ही जरूरी है. बट ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर कोई पर्सन उसको सेट असाइड कर रहा है, वो सेल को, कोई भी लीगल रीजन हो, वो सेल को सेट असाइड कर रहा है, तो सेट असाइड करने का जो ऑर्डर आया हुआ है या इंजंक्शन का जो ऑर्डर आया हुआ है स्टे का, तो वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा while calculating the time for sale or execution of that decree. And lastly, section 15 subclause 5, in computing the period of limitation for any suit, the time during which the defendant has been absent from India and from the territories outside India under the administration of the central government shall be excluded. अगर आप कोई पर्टिकुलर सूट फाइल कर रहे हो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अगेंस्ट में, और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट के ही काम के लिए, गवर्नमेंट ने हो सकता है उसको अपॉइंट किया हुआ है फॉरेन कंट्री में कुछ काम करना, जैसे कि बैंक ऑफिसर, फॉरेन में भी एसबीआई ब्रांचेस होते हैं, तो वहां पे उसको अपॉइंट किया गया है, तो फॉरेन से इंडिया आने का जो टाइम पीरियड है वो एक्सक्लूड हो जाएगा while कैलकुलेटिंग द लिमिटेशन पीरियड. आज मुझे एसबीआई के गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर कोई सेंट्रल ऑफिसर जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है फॉरेन कंट्री में, उसके अगेंस्ट मुझे केस करना है. मैंने केस कर भी दिया, बट डिफेंडेंट अभी भी फॉरेन कंट्री में है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको ऑथोराइज किया हुआ है, वहां पे अपॉइंट किया हुआ है. तो इंडिया, फॉरेन कंट्री से इंडिया में आने का जो टाइम पीरियड उसको लग रहा है, जो टाइम लग रहा है, वो पूरा एक्सक्लूड हो जाएगा. सो दिस वाज सेक्शन 15 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963. थैंक यू.